हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक प्लस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन। देखिए, लाइट के हमें दो फिनोमेनास पढ़ने हैं इस चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उसमें से रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि दो लॉज हमारे पास होते थे, उन दो लॉज को यूज करके हमने फिर बहुत सारे काम किए। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में एक ट्रिक बताई, जिस ट्रिक को यूज करके आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये बता सकते थे कि आपके पास आंसर क्या आने वाला था। आज इस क्लास में बेसिकली मैं आपको करवाऊंगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर हम इसी पर वही मैं अपनी ट्रिक फिर आपको बताऊंगा, और फिर ट्रिक के अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो सेशन रहेगा बेसिकली वो रिफ्रैक्शन के ऊपर है। रिफ्रैक्शन, अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं विच इज रॉन्ग। जैसे ही अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, मैं उसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों हम उस चीज को कहते हैं। बट स्टिल अभी हम क्लास 10th में हैं तो हम इसी डेफिनेशन को लेके चलते हैं कि अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम भी अगर देने हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। तो क्लास 10th में बच्चा कहता है कि रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच द लाइट बेंड्स फ्रॉम, बेंड करती है हमारे पास लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि लाइट जब हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या करती है, बेंड करती है। अब ये क्या होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसको मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप देखिए कि बोतल आपको दिख रही होगी, दिख रही है भैया, दिख ही रही है तभी तो। चलिए, हमने मान लिया कि बोतल आपके पास है यहाँ पे। अब ये जो बोतल, आपको पानी दिख रहा है यहाँ पर, अभी पहले बीच में यहाँ पर अगर मैं मीडियम, अभी आपको मीडियम समझा रहा हूँ कि मीडियम क्या है। मैं अपने हाथ को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हाथ को इजिली क्या कर रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो हाथ क्या है, मूव नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूसरा मीडियम आ रहा है। ये मीडियम क्या है, प्लास्टिक का मीडियम मेरे पास हो गया। मतलब मैं अपने हाथ को एक मीडियम के थ्रू ही क्या करवा सकता हूँ, मूव करवा सकता हूँ। अब हमारे पास बीच में यहाँ पर क्या आ गया, बीच में यहाँ पे प्लास्टिक आ गई। फिर प्लास्टिक के बाद अगर मैं प्लास्टिक को क्रॉस कर जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वाटर। इसके अंदर पानी भी है। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। फिर पानी वाला मीडियम स्टार्ट हो जाएगा। फिर पानी वाले के बाद फिर मैं दोबारा से अगर दूसरे पे जाऊंगा, फिर मेरे पास प्लास्टिक, इस तरीके से सो ऑन चल रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ मीडियम। क्योंकि हमें सारा काम मीडियम के थ्रू ही करना है तो इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर कहने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन, तो होता क्या है, जैसे मैंने मान लिया कि एक सेपरेशन हमारे पास आ रही है मीडियम की। तो अभी एक आइडल सरफेस हम यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब से क्या हुआ, आपके मीडियम जो है वो चेंज हो चुके हैं। क्योंकि मैं अगर ऊपर की तरफ बात करूं तो एक मेरे पास, इसको मैं मान के चल रहा हूं कि मीडियम वन है मेरे पास, और ये मीडियम वन किस चीज का है, एयर का है। हमने एयर में एक ग्लास को रखा हुआ है। अगर ये ग्लास स्लैब हमारे पास आया तो ये क्या है, हमारे पास मीडियम टू हो गया। और इस मीडियम टू को हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ये ग्लास है। ठीक है, ऐसा इस तरीके से हमारे पास मीडियम आ गया। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पे फॉल करवाया, एक सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट हमने यहाँ पे ली। एक सोर्स हमारे पास है, और उस सोर्स से आप सिर्फ मान के चलिए कि एक रे ऑफ लाइट आपके पास जा रही है, और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आपके पास फॉल कर गई। देखिए, पहले जब ये चल रही है लाइट तो हमारे पास क्या है, ये लाइट सिर्फ एयर में चल रही है तो सीधा मूव करती रहेगी, कोई भी टेंशन है नहीं लाइट को। जब ये सीधी ऐसे चल रही है तो लाइट को कोई भी टेंशन यहाँ पर है नहीं। टेंशन कब स्टार्ट होती है, टेंशन स्टार्ट होती है जैसे ही हमारे पास क्या है, लाइट का मीडियम चेंज होता है तो टेंशन स्टार्ट होती है। ठीक है, एक मिनट। प्रियांश द्विवेदी, प्रियांशी द्विवेदी, खुशलीन कौर, अब ये रेयरर, अरे लाइव है क्लास। सर आई हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, सो प्लीज ओपन द पेज। मैं अभी लिखवा दूंगा, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ना। मैं अभी सब कुछ करवाऊंगा आपको, डेफिनेशंस वगैरह सब कुछ कराऊंगा कि हमारे पास डेफिनेशंस इसकी क्या है। ये रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये मैं आपको लिखवा दूंगा यहाँ पे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रिफ्रैक्शन है क्या। वो सिर्फ मैंने टेबल ऑफ कंटेंट के लिए लिखी थी, तो परेशान बिल्कुल नहीं होइए। अभी आप समझिए कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है मीडियम चेंज हो रहा है। तो इधर मैंने क्या लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास है, और इस सोर्स ऑफ लाइट से हम एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, और ये इसको मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट।
ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, जैसा वहां पे चलती थी, तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। बट हमने देखा कि ये एक मीडियम में चल रही है तो नॉर्मली हमारे पास मूव करती रहेगी। चेंज कहां पर आएगा, जहां पर चेंज आता है वहीं पर हम चीजें देखना स्टार्ट करते हैं, वहीं से हमारे फिनोमिना जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो चेंज हमारा यहां पर आएगा, बिकॉज यहां पर क्या है, इसको दूसरा एक मीडियम मिल रहा है, इसको एक दूसरा मीडियम यहां पे मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप एक चीज का ध्यान रखिए, आपके कोई भी न्यूमेरिकल गलत ही नहीं होगा। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि कोई न्यूमेरिकल गलत हो जाए तो इसमें चांस ही नहीं है, अगर आपने जो मैंने कहा उसको फॉलो किया। देखिए, होशियार बच्चा वही होता है जो एग्जाम में बैठ के कहे, अरे सर मुझे ना आपकी बातें याद आती है एग्जाम में बैठे हुए, मैंने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हुई थी बट मुझे आपकी यादें आ रही थी कि सर ने क्लास में क्या बोला था उस समय पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास चीजें जहां से स्टार्ट होती है वहीं से हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रही है। इससे पहले कोई रिफ्रैक्शन है क्या, नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होती कहां पे है, रिफ्रैक्शन हमारे पास होती है मीडियम जब चेंज होता है उस जगह रिफ्रैक्शन हो रही है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, मीडियम चेंज हो रहा है। और जब मीडियम चेंज हमारे पास हुआ तो आप यहां पे जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है, ये जो टारगेट वाला पार्ट है, इस टारगेट वाले पार्ट को यहां पे लेके आ जाओ। और जैसे ही आप यहां पे लेके आएंगे इस टारगेट वाले पार्ट को, जैसे ही आप यहां पे लेके आएंगे इस साइड ले आइए, तो ये जो ऊपर की तरफ है ये आपके पास क्या है, दिस इज नॉर्मल। इसको आप मान के चलेंगे ये आपके पास क्या है, नॉर्मल है। और ये आपके पास क्या है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि इतने एंगल से हमारे पास क्या है, ये एंटर कर गया है। ठीक है, अब दो सिनेरियो हमारे पास बन सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियो बन सकते हैं जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं, कि एक तो दोनों को हम लेके चलते हैं एक साथ। देखिए, पढ़ना इस तरीके से है कि हमें ना मार्क्स तो आए आए और वो चीजें जो हैं वो जीवन भर भी याद रहें। अब की बार आप इसे एयर मान लीजिए, ये ग्लास है, मीडियम टू आपके पास एयर है। 3 और 4 लिखने से 3 और 4 लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। देखिए, हमारे पास जब लाइट रे इधर से जा रही है और हमारे पास नेक्स्ट आगे वाली चीजें क्या है, जैसे अभी आप क्लास 10th में है, तो क्लास 10th से आप किस में जा रहे हैं, आप क्लास 12th में जा रहे हैं। अरे क्या बोल रहा हूं, क्लास 10th से आप किस में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th से आप क्लास 11th में जाएंगे, तो यहां से ये है कि कहां से जा रही है चीजें। तो हमारे पास इस मीडियम 1 से एंटर कर रही है मीडियम 2 पर। लाइट को ध्यान रखना कि मीडियम 1 से हमारे पास लाइट जो है वो एंटर कर रही है मीडियम 2 पर। अब चीजें ये देखनी है कि आपके पास हो क्या रहा है। अगर हम मीडियम 2 में आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, डेंसर। तो मैं कह रहा हूं कि लाइट जो हमारे पास है वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम वो है कि जिसमें हमारे पास लाइट जो है आराम से ट्रेवल कर सकती है, या जो हल्का मीडियम है आप ऐसा मान सकते हैं, इसमें पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हैं। फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, अभी मैं इन्हीं के ऊपर बात करूंगा। तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है कि रेयरर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है, अभी मैं इसी पे बात करूंगा। तो अगर हमारे पास लाइट जो है वो यहां से रेयरर मीडियम से आ रही थी और डेंसर मीडियम में अगर हमारे पास जा रही है, तो फिर क्या होगा, लाइट हमारे पास बेंड कर जाएगी। लाइट को तो सीधा जाना चाहिए था भाई, हमें पता है कि लाइट ट्रेवल्स करती है स्ट्रेट पाथ में, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था। बट लाइट हमारे पास जो होती है वो बेंड कर जाती है, यहाँ पे बेंड कर जाती है हमारे पास इस तरफ। तो हमने देखा कि लाइट हमारे पास जो है इस तरफ से आ जाती है, और ये जो एंगल आपके पास आया इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल आपके पास आया दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको इस केस में दिख रहा है कि एंगल आई जो है वो बड़ा है, एंगल आर जो है वो छोटा है। या आप ये कह सकते हैं कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर यहां पर नहीं आ रहा है।
लाइट जो है जब ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, हमारे पास लाइट बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग आपके पास हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हमारे पास क्या है, लाइट बेंड हो जाती है। अब कोई कहेगा कि सर ये क्यों हुआ? भाई पहले चीजें स्टार्ट होती है ऑब्जर्वेशन से। तो हमारे पास ये जो काम हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है ऑब्जर्वेशन से, कि साइंटिस्ट ने इतनी चीजें नोट कर ली। अब मैं रीजन बताऊंगा क्योंकि मैं यहां पर हूं, हमने हायर भी पढ़ा है, तो मैं उस चीज की ये बातें आपको बताऊंगा कि ये क्यों है, इसका रीजन क्या है। फिर अब इधर आते हैं, इधर क्या होगा? भाई इधर भी कोई कहे कि ठीक है सर, लाइट तो यहां से सोर्स से आ रही थी और सीधी जा रही थी, तो लाइट तो है ना ऐसे सीधी जानी चाहिए, पर नहीं, यहां भी जो हमें लाइट मिलती है इस वाले सिनेरियो में, वो लाइट हमारे पास दूर भाग जाती है इस तरीके से। और आपके पास पहले वाला एंगल वो आई था, ये वाला एंगल हमारे पास यहाँ पे आ रहेगा। तो सेम चीज कि अगर लाइट हमारे पास, लाइट हमारे पास यहाँ से मूव कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर आपके पास यहां पर चीजें हो जाएंगी। ये पहली ऑब्जर्वेशन है तनिष्क। मैं यहां पर कह रहा हूं कि हमारे पास रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना लाइट का, देखिए फिनोमिना क्या होता है कि आपको कोई चीजें दिख रही है, फिनोमिना ये है कि मैं अगर सामने आपको बोलूं कि आप जैसे नेचर होता है ना, किसी पर्सन का नेचर होता है कि आप ये काम करते हैं या दूसरा कोई काम करते हैं, अगर आप को कोई बोले कि पार्टी है और पार्टी में आप डांस करें, है ना, तो मैं बोलूँ कि भाई पार्टी में बच्चा जो है वो डांस करता है, बहुत बढ़िया डांस करता है, इसने 15 अगस्त को भी क्या किया, डांस किया, वो नेचर आपका हो गया। तो वैसे ही लाइट के हमें ना नेचर्स पढ़ते हैं कि नेचर्स हमारे पास क्या है। तो ये नेचर हमारे पास है कि लाइट जब अपने मीडियम को चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है, मीडियम क्या है भाई, लाइट जैसे पहले एयर में चल रही थी, एयर से जाने के बाद वो दूसरे में चली गई है। आपको ये कैसे पता लगा वो दूसरे में चली गई? क्योंकि उसके बाद वो बाहर निकल गई, तो भाई कहीं अंदर घुस के ही तो बाहर बाहर गई होगी। आप ऐसा मान लीजिए कि एक बीच में एक जैसे मॉल में आप एंट्री करते हैं और आप एक साइड से घुसे और फिर दूसरी साइड से बाहर निकल गए, एक वो रहता ना कि आपकी चेकिंग करने के लिए एक फ्रिस्किंग जोन बना के रखते हैं, कि ऐसे एक कमरा सा बना दिया, आप अंदर घुसे और फिर बाहर निकल गए, ऐसे टाइप का मान लीजिए। तो आपको बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, ये साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि कैसे हो रहा है, और फिर इसी चीज को हम लॉजिक निकाल के यहाँ पे क्या है देखेंगे। तो हमारे पास क्या है कि दो मीडियम्स हमने यहाँ पे ले ली, कि दो मीडियम हमारे पास है, अभी 3-4 मीडियम में मैं कंसिडर करूंगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीडियम 1 है, और ये हमारे पास मैंने कहा कि मीडियम 2 है। एक मीडियम जो मेरे पास है एयर, इसको मैं अभी कह रहा हूं कि ये मीडियम मेरे पास कैसा है, रेयरर। अब ये रेयरर और डेंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी जो 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताना स्टार्ट करूंगा। मीडियम 2 की अगर मैं बात करूं ग्लास की, तो मैं इसको मान रहा हूं कि ये मेरे पास कैसा है, डेंसर। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ग्लास की बात करूं, तो इसको मैं लेके चल रहा हूं कि ये मेरे पास कैसा है, डेंसर। और ये जो एयर वाला है इसको मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे पास है रेयरर। रेयरर मतलब कमी, कुछ कमी है इसके अंदर, डेंसर मतलब कि बहुत है, भरा हुआ है। अब लाइट रे अगर यहां से हमारे पास सीधी जा रही है, तो लाइट तो सीधी चली जानी चाहिए थी, बट साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट हमारे पास क्या होती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि अगर लाइट रे ऐसे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो लाइट तो सीधी जानी चाहिए थी, बट लाइट रे यहाँ पे बेंड होगी, बेंड होगी ना। लाइट कहाँ पे बेंड हो रही है, जहां पर हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी वहीं पे बेंड होगी, जहां पे मीडियम चेंज होगा वहीं पर हमारे पास बेंडिंग होगी। तो लाइट की बेंडिंग होगी, बेंडिंग कहां से हुई, जहां पे मीडियम चेंज हो रहा था वहीं से बेंडिंग होगी। मीडियम चेंज हुआ और ये क्या हुआ, इस तरफ हमारे पास टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, ये अवे जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट बेंडिंग होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब ये इस चीज को, ये जो मैंने फिनोमिना बताया कि लाइट हमारे पास जो रहती है, इसको लिख लो आप एक बार, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। ये मैं आपको रिफ्रैक्शन ही समझा रहा था। ये ऐसा फिनोमिना साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया। भाई पहले क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन होती है, बाकी बाद में एक्सप्लेनेशन तो बाद में होती है, पहले तो कोई पर्सन ऑब्जर्व करेगा ना कि क्या हो रहा है। तो ये हमने क्या करी, ऑब्जर्वेशन करी। तो रिफ्रैक्शन हमारे पास होता है, इट इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ लाइट
रिफ्रैक्शन को आप लिखेंगे तो फिनोमिना ऑफ लाइट वेयर light bends when it moves from when it moves from one medium to another. एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो हमारे पास जो लाइट बेंड होती है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. द फिनोमिना ऑफ लाइट वेयर लाइट बेंड्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. तो हमारे पास लाइट बेंड कहां कर रही है? यहां पे बेंड कर रही है. ये हमारे पास क्या रिफ्रैक्शन है? क्या ये बात समझ में आई? तनिष्क, प्रियांशी, द्विवेदी, नोट कर लीजिए. नोट कर लीजिए फर्स्ट पेज जो है, और फिर इसी पेज को हम समझते हैं. इस एक डायग्राम से मैं बहुत सारे काम करवा दूंगा आपको. इस डायग्राम को हम उठा लेते हैं. कर लिया नोट? चलिए आगे आते हैं. तो ये फिनोमिना ना साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि लाइट हमारे पास क्या होती है? बेंड हो जाती है. अब ये बेंडिंग भी कैसे ऑब्जर्व होती है इसको भी देखते हैं. ये एक्चुअली ऑब्जर्व भी कैसे हुई कि लाइट हमारे पास जो है बेंड हो रही है? पता कैसे लगेगा कि लाइट बेंड हो रही है? अब ऐसा जो हमारे पास है इसको एक, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे जहां जहां आपके पास मीडियम चेंज होगा, भाई जहां जहां आपके पास मीडियम चेंज होगा वहां वहां आप क्या है? नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे. तो मीडियम आपका यहाँ भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी आप नॉर्मल लिया है. नॉर्मल 90 डिग्री रहता है तो ये एंगल भी आपके पास रिफ्रैक्शन वाला ही होगा. ये भी आर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके पास हो जाएंगे. अब लाइट जो है वो कैसे जा रही है भाई? दोबारा से मैंने मान लिया यहाँ पे दोबारा से मीडियम वन आ गया. और ये मीडियम वन क्या है? आपके पास एयर है, जो आपके पास रेयर है. दोनों चीजें एक ही में करवा देता हूँ. हमारे पास लाइट जो है वो सीधी जानी चाहिए थी, बट सीधी ना जाके हमारे पास लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. और ये जो लाइट रे हमारे पास बाहर निकलती है इसको एमरजेंट रे कहते हैं. ये मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कैसे हमारे पास ये पूरा का पूरा रहता है कि इस तरीके से कुछ रहेगा. अब इसको आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? एक बच्चा कैसे देखेगा कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि देखिए आप एक बिल्कुल सिंपल सा काम कर सकते हैं. मान लीजिए कि आप स्कूल में भी करेंगे, ये स्कूल में भी सिखाया जाता है, एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं. तो मैं जब सामने बच्चा रहता है तो उसको कैसे दिखाता हूँ, मैं कल वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें तो मैं आपको 3D भी दिखाऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्शन में हमारे पास काम होता है लेंसेज वेंसेज में. बट आप मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है? एक टेबल है. ठीक है, इधर मान लीजिए कि आपके पास क्या है? एक टेबल है. और टेबल के ऊपर हम मान के चलेंगे कि हमने क्या रख रखा है? एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है यहाँ पे. एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है रेक्टेंगुलर, जैसे साबुन होता है ना साबुन, वैसे ही हमने क्या रख रखा है? एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है इस तरफ. आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए यहाँ पे. हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन पर आप दो पिन लगा दीजिए, जो सेफ्टी पिन होती है. एक सेफ्टी पिन जो होती है वो लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए. और यहां से इस साइड से अगर आप देखेंगे,
यहां से फिर ऑब्जर्व करिए इसे कैसे चल रहा है। आंख बंद करके अगर आप ऐसे रखेंगे, इधर आपने दो क्या करी, दो आपने इस तरीके से पिन लगा दी। भाई इस तरीके से आपने क्या रखा, जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने मान लिया कि ग्लास स्लैब हमारे पास है, इस तरीके से ग्लास स्लैब रखा, एक लाइन हमने क्लिक कर दी, और लाइन क्लिक करने मतलब एक लाइन खींचने के बाद हमने क्या किया, इस तरीके से दो पिन रख दी ऐसे। अब ये दो पिन हमकर हमने रख रखी है, तो अब ये दो पिन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास होगी। ये दो पिन मैंने ऐसे मान ली कि मैंने दो पिन ऐसे रख दी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्लास स्लैब है आपका, इस ग्लास स्लैब को हमने ऐसे रखा हुआ है, और अब इसके सामने से हम अगर ऐसे देखेंगे तो हमें दोबारा से अगर सेम लाइन में जहां पे दिखने लग जाएगी, वहां से हम फिर एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आप यहां पर आएंगे तो आपके पास ये जो लाइन रहेगी, ये आपके पास कहीं यहां से आती हुई दिखेगी। पर्सन देखता है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसको कहीं यहां से आती हुई दिखती है। तो अगर लाइन यहां से आती हुई दिख रही है तो रे तो हमारे पास सीधी ट्रेवल करती है, तो साइंटिस्ट को पता लगेगा कि अच्छा ठीक है भाई, अंदर हमारे पास कोई घपला हुआ है, और अंदर जो घपला हुआ है वो यहां से कहीं ऐसे बेंडिंग हो रही होगी। तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हम करी जाती है लैब में, हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन अगर मैं बनाऊं, इसमें तो मैंने बहुत सारा डेटा आपको इंक्लूड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज समझानी है। ये वो है जो आप लैब वगैरह में करेंगे, और मुझे इसका भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन अगर बनाना है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास इस तरीके से है, और एक रे ऑफ लाइट हमारे पास जा रही है, यहाँ से लाइट एंटर करती है, बेंड होती है, ऐसे हमारे पास निकल जाती है। इस तरीके से आपके पास लाइट रे जा रही है। ये जो है आपके पास, दिस इज इंसिडेंट रे। ये जो आपके पास है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अंदर की तरफ आ गई है, नामकरण है इन सब के। और ये जो आपके पास बाहर निकल गई इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। बाहर निकल गई ना, इसका नाम होता है एमरजेंट रे, कि हमारे पास बाहर निकल गया। और एमरजेंट रे और इसके बीच में हमारे पास एक गैप आता है, और ये जो गैप हमारे पास रहता है एमरजेंट रे और इसके बीच में, एमरजेंट रे और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारे पास होती है शिफ्टिंग, लेटरल शिफ्ट इसको बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। कितना हमारे पास लेटरल शिफ्ट यहाँ पर हो गया है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें आपको करवाई हैं, इसमें मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई बस एक इंसिडेंट और ये वाले एंगल्स अगर बताऊंगा तो हमारे पास किस तरीके से रहेगा, तो बनाना ही पड़ेगा नॉर्मल। तो आपके पास ये एंगल आई है, इधर एंगल आर रहेगा, सेम एंगल आर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और ये एंगल ई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन हुई है, दो पॉइंट्स पे रिफ्रैक्शन हुई है, एक तो पॉइंट ए हमारे पास रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट है, और एक बी वाला रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट है। एक ए वाला पॉइंट रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट है, एक बी वाला हमारे पास रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारे पास काम चल रहा था, तो ये एक ए पॉइंट हो गया, एक ये बी पॉइंट हो गया। जल्दी बताइए क्या ये बातें क्लियर है? इसको भी डायग्राम को भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर यही डायग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो इस डायग्राम को कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। इंसिडेंट रे है, बीच में हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आ रही है, फिर हमारे पास ये वाली रे जो है इसको लिख लीजिए आप, एमरजेंट रे है। और ये हमारे पास एमरजेंट एंगल है। ठीक, नेहा प्रजापति, वेलकम। तो हमारे पास ये चीजें हैं, ये केस होता है रिफ्रैक्शन के केस में। अब रिफ्रैक्शन में और क्या क्या चीजें हो रही हैं, सबसे पहले लॉस पढ़ लेते हैं रिफ्रैक्शन के, कि लॉज हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ पे ये चीजें साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी, तो अब यहाँ पे लिखिए लॉज क्या हमारे पास होते हैं, फिर मैं और कुछ चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास जो जो चीजें आती रहेंगी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन,
दो लॉज हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ देखिए, वो मैं तुम्हें वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, लेटरल शिफ्ट अभी बताऊंगा। लेटरल शिफ्ट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, अगर इस रे को हम एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, तो ये एमर्जेंट रे हमारे, एमर्जेंट लेटरल शिफ्ट हमारे पास होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे। हमारे पास, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या है। सबसे पहला तो वही है कि भाई आपके पास जो इंसिडेंट रे रहती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे and the refracted ray all lie in the same plane। एक ही प्लेन में रहती है, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। दूसरा आपके पास होता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ समझिए, स्नेल्स लॉ ही अल्टीमेटली बादशाह है। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ को पीछे एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको स्नेल्स लॉ को पीछे और एक्सप्लेन करूंगा पूरे में, हमें रिफ्रैक्शन में बेसिकली स्नेल्स लॉ पर ही हमारा मेन फोकस रहेगा। और जितना अच्छी तरीके से आप स्नेल्स लॉ को यूज कर पाएंगे, उतना ही आप मान के चलिए कि आपकी जो है मतलब रिफ्रैक्शन में क्वेश्चन करने की एबिलिटी बहुत ही हाई रहेगी। तो हमारे पास ये कहता है कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। और इसको आप की कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कोई बोलेगा तो ये लिखेंगे, वैसे न्यूमेरिकली हम क्या लिखेंगे उसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। कोई बोलेगा लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन हमें लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ये लिखेंगे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आपके पास हुआ क्या, देखिए आपके पास यहां से मैंने मानिए, यहां से मैं बता रहा हूं ये क्या क्या है। आपके पास एक लाइट का सोर्स था, इंसिडेंट रे आई, यहां पे फॉल करी, ये जो ए पॉइंट है आपके पास, यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
ये जो पॉइंट है यही आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, इंसिडेंट यानी कि जहां पे लाइट हमारे पास टकरा रही है, भाई ऐसे होगा क्या आपके पास, ऐसा मान लीजिए कि हमारे पास लाइट है और लाइट की रे रे हमारे पास आ रही है, वो किसी मीडियम पे जाके ऐसे इस तरीके से टकरा रही है, तो यहां से आई और इस पे हमारे पास क्या है, टकरा गई। अब जब वो टकरा गई तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। और ये जो ऊपर आपके पास है, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल। ठीक है, तो आपके पास इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल आपके पास है, और लाइट रे जो सीधी है, सीधी नहीं गई, हमारे पास क्या हुई है, टेढ़ी हो गई है, और फिर यहाँ से हमारे पास क्या रही है, एक एमरजेंट रे हमारे पास जो है वो बाहर निकल रही है। तो आपके पास पहला तो है कि इंसिडेंट रे, ये वाली रे, ये रिफ्रैक्टेड रे जो अंदर की तरफ गई है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा आपको बोल रहा है कि ये जो एंगल आपके पास बना है ना, एंगल्स यहाँ पे, ये आपके पास एक एंगल है, मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ, एंगल आई को। ये आपके पास साइन का एंगल आई है, ठीक है, ये वाला एंगल। और नीचे जो आर का एंगल बन रहा है उसको, ये आर का एंगल है। तो ये साइन आई और साइन आर जो है आपके पास, इसका रेशियो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं यहीं पे बोल देता हूँ, क्योंकि मैं आगे इसी इसी चीज को हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, श्रेयांशी, नेहा, कनिष्क, तनिष्क, एनी डाउट? नहीं, बढ़े आगे बढ़े। अरे जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? कुछ भी अगर डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया ना, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको ट्वेल्थ क्लास में बहुत हेल्प करेगा। ट्वेल्थ क्लास में भी सेम ही टॉपिक वापस आएगा, और ट्वेल्थ क्लास में भी आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैं आपको टेंथ का इस तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको एम मतलब क्या कहते हैं, एनटीएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और एनटीएससी के अलावा जब आप कोई हायर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे हो जाने चाहिए। ठीक है। अबे कुछ भी अपने आप, ये ऐसे बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बोलता है कि अरे सर 5 नंबर का आ जाए, 7 नंबर का आ जाए, 10 नंबर का आ जाए, कितने का आ जाए, आपको भी नंबर की टेंशन लेनी नहीं है। अभी तो मैं क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ भाई। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने बोला कि रिफ्रैक्शन हमारे पास होती है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग। बेंडिंग कैसे होती है, जैसे आपका हाथ है, हाथ सीधा है, हाथ को आपने यहाँ से टेढ़ा कर दिया, कहाँ से टेढ़ा हो रहा है, हाथ अगर टेढ़ा हो रहा है, आपके पास एक पॉइंट आपके पास एल्बो है, एक पॉइंट आपके पास ये है कलाई, रेस्ट, तो एक रेस्ट है और आपके पास यहाँ से एल्बो है, तो आपके पास सिर्फ यहीं से टेढ़ा हो सकता है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि लाइट हमारे पास सीधी चल रही है, जहां से लाइट हमारे पास टेढ़ी होने लग जाए, बेंड होने लग जाए, आप समझना कि मीडियम चेंज हो रहा है। लाइट कहीं से भी अगर बेंड हो रही है, अपने पाथ को चेंज कर रही है, तो आप समझ लेना कि रिफ्रेक्शन हमारे पास हो रहा है। तो अभी तो मैं बिल्कुल आइडियल केस लेके चल रहा हूं, तो मैंने कहा ग्लास स्लैब डाल दी तो बेंडिंग हुई, ये हमारे पास रिफ्रेक्शन है। यहां पे मैंने कहा बेंडिंग हुई, आपके पास ये रिफ्रेक्शन है। बट बेंडिंग किस तरफ, अगर हमारे पास बेंडिंग हो रही है अंदर की तरफ, नॉर्मल की तरफ अगर बेंडिंग हो रही है, तो इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास, ये हमारे पास जो लाइट रेस है वो जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम में। ठीक है, अभी वो सारा काम करेंगे हम अभी। चलिए आगे आते हैं। अब ये स्नेल्स लॉ को एक बार समझते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है, फिर यहीं से वो चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ग्लास स्लैब हमारे पास है, यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का, लाइट का एक सोर्स है। अगर ये लाइट का सोर्स है तो भाई यहाँ से लाइट रेज हमारे पास निकल रही है, ठीक।
और हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बीच में हिट कर गई। इधर मैंने नॉर्मल भी अब इस तरीके से बना दिया। दिखते हैं व्हाइट लाइट, दिखती है कि नहीं दिखती? दिख रही है। आपको दिख रही है भाई व्हाइट लाइट, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये बता दो। नहीं दिख रही तो येलो के ऊपर ब्लैक ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास सोर्स है। देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम हो गया जो मैंने बनाया था। अभी हमारे पास यहाँ पे सोर्स है। सोर्स से आप ऐसा समझ के रखिए कि हमारे पास क्या हो रहा है, सोर्स से इस तरीके से आपके पास कुछ आप मान के चलिए कि बॉल्स हमारे पास निकल रही है। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से एक बॉल निकली, फिर दूसरी बॉल निकली, फिर तीसरी बॉल निकली, चौथी बॉल निकली, पांचवी बॉल निकली, छठी निकली। तो आप उसके बाद क्या काम कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है भाई। एक मैंने मान लिया कि हमारे पास पानी किसी नदी से निकल रहा है, पानी किसी नदी से निकल रहा है और चिंटू गया और चिंटू ने नदी से पानी पी लिया, तो अभी क्या पानी आना बंद हो जाएगा क्या? भाई कुछ भी नहीं होगा। तो आप तो लाइट जब यहां से निकल चुकी है, सोर्स से लाइट निकल चुकी, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो सोर्स पे कुछ फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो यहां से मैंने माना कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी होगी, सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं कह रहा हूं कि मेरे पास F1 फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी हम यहां पर कह रहे हैं। जब ये लाइट रिफ्रेक्ट भी हमारे पास होगी है, तब भी ये जो F2, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी 2 कह रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी F1 ही होगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। हमारे पास ये नोट करके चल लीजिए कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के टाइम पर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी इज सेम। अब कोई बोलेगा कि सर ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप टेंथ में हैं ना, टेंथ में ये फ्रीक्वेंसी टॉपिक जो है ये मल्टीपल टाइम्स नहीं आता है, बहुत ही कम टाइम में चीजें समझनी पड़ती है। तो साउंड वाला एक चैप्टर रहता है, साउंड वाला भी शायद आपका कट चुका होगा। साउंड में हम यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ते थे, तो वो पार्ट क्या है हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इसको भी एक बार समझिए कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आपके पास होता है नंबर ऑफ रिपीटिशन इन फिक्स टाइम। इन फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम आपने ले लिया, इन फिक्स टाइम हाउ मेनी रिपीटिशंस आर देयर, हाउ मेनी रेपिटेशन आर देयर। एक फिक्स टाइम में कितनी रेपिटेशन हो रही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक फिक्स टाइम में कितनी बार वो रिपीटेशन हो रही है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं। हमने मान लिया आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं और आप एक पर्सन से पूछ रहे हैं कि ये वाली बस कब आती है, या मेट्रो स्टैंड मान लीजिए, मेट्रो स्टेशन मान लीजिए। इसने इससे पूछा कि बस की बस कितनी देर में आती है, तो ये बोल रहा है कि 5 मिनट में बस आ जाती है। हर 5 मिनट में एक बस मिलेगी आपको, कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स देर विल बी वन बस। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है बस की, ये बताइए। ये बोल रहा है कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स वन बस विल कम।
आफ्टर एवरी 5 मिनट वन बस विल कम। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है 5 मिनट में एक बस आ जाती है। आपने एक फिक्स टाइम कर लिया 5 मिनट और एक बस आपके पास आ गई, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी हुई? एक। अब साइंटिफिकली है ना, हम ये फिक्स टाइम रहता है, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं इसी तरीके से, अगर कोई एक और एग्जांपल देता हूं। एक पर्सन है और ये बोल रहा है कि मेरी हार्ट बीट बहुत हाई है, अपनी हार्ट बीट बता रहा है। तो अपनी हार्ट बीट बताता है कि 1 मिनट में 72 टाइम्स आती है। 1 मिनट में 72 टाइम्स इसकी हार्ट बीट आती है। तो आप कहेंगे ठीक है, फिक्स टाइम हो गया 1 मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स वो रिपीट कर रही है, यानी कि वो 72 ही हमारे पास क्या हुई है? फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गई। क्या बात समझे? बट साइंस में इस तरीके से चीजें नहीं चलती है। साइंस में आपके पास कैसे चीजें चलती है कि आपको एक फिक्स टाइम जो है उस फिक्स को भी फिक्स कर रखा है। ये जो फिक्स टाइम है इसको भी फिक्स कर रखा है कि ये फिक्स टाइम कितना रहता है। तो ये फिक्स टाइम हमारे पास होता है। ये तो नॉर्मल लाइफ की मैंने बात करी कि नॉर्मल लाइफ में आप कैसे यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी को। और अब बात करते हैं कि हम साइंस में कैसे यूज करते हैं। तो साइंस में फिक्स टाइम आपके पास होता है 1 सेकेंड का, कि 1 सेकेंड में कितनी रिपीटेशन आपके पास हुई है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी बार वो चीज रिपीट हो रही है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में अब कोई बोले कि फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो क्या आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं अभी? तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं निकलवा के दिखाता हूं अभी आपको। तो आप कहेंगे ठीक है, यानी कि 5 मिनट में एक है, तो 5 × 60 सेकेंड्स में एक है ना? तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होगी? 1 सेकेंड में कितनी होगी? 1 सेकेंड में 1/300 टाइम्स की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी 1/300, और हर्ट्स इसकी यूनिट होती है। भाई ये चीज समझ में आई तो बताइए जल्दी से। ये चीज समझ में आई तो बताइए। एक और देखिए। नेक्स्ट देखिए। अब 1 मिनट में 72 टाइम्स है, तो आप बोल सकते हैं 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स है। 1 सेकेंड में 72 डिवाइड बाय 60 टाइम्स है। तो आप यहीं से फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। कि फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी 72/60 हर्ट्ज। ये आपके पास रहेगी। तो हमारे पास ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास सेम होती है। इसको आप हाईलाइटेड करके रखिए। क्या यहां तक की बातें समझ में आई भाई? फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी के अलावा आप इसको टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, कि टाइम पीरियड भी जो होता है आपके पास उसको भी सेम कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी आपके पास एक दूसरे के वैसे ही चलते हैं। मैं इसको टाइम पीरियड भी लिख देता हूँ। टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम।
क्योंकि F इज इक्वल्स टू 1/t ही होता है। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/टाइम के। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई आपके। तो मैं इतने नीचे वाले हिस्से को भी बना के दिखाएं। चलिए अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि हमारे पास ऐसे है। तो अब आपके पास पहले वहां पे मैंने आपको बोला था कि साइन आई बाय साइन आर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं। इसको मान लीजिए मीडियम 1 है हमारे पास, इस साइड मानिए कि मीडियम 1 है, और इसको बोलिए कि मीडियम 2 है हमारे पास। दिस इज मीडियम 2। अब साइन आई बाई साइन आर को ही हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, एक और काम रखेंगे। वेलोसिटी मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि लाइट की जो वेलोसिटी थी यहाँ पे वेलोसिटी v1 थी, और जैसे ही लाइट अंदर की तरफ यहाँ पे एंटर करती है तो लाइट की वेलोसिटी v2 हमारे पास हो जाती है। स्पीड, अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि पहले स्पीड v1 थी, अब क्या हुई, स्पीड हमारे पास v2 हो गई। इसके अलावा हमारे पास लाइट की पहले वेवलेंथ λ1 थी, लाइट की पहले वेवलेंथ λ1 थी, और जैसे ही वो इसमें एंटर करी λ2 हो गई। तो आपके पास बहुत ही प्यारा सा रिलेशन रहता है, λ1 बाय λ2 v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 का विद रेफरेंस टू 1, इसको लिखते हैं n2 बाय n1। आपको स्नेल्स लो अगर कोई भी पूछे कि स्नेल्स लो क्या होता है तो आप ये कहेंगे कि ये होता है। न्यूमेरिकल में हम स्नेल्स लो को ये मान के चलेंगे कि दिस इज स्नेल्स लो, और मैं इसी पर मेरा मेन फोकस रहेगा कि ये चीज आपको सही से यूज करनी आ जाए। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे मेन फोकस करेंगे। आज की इस क्लास में तो मैं इसको समझाऊंगा बस, ये है क्या, ये लिख क्या दिया मैंने, इसी को समझेंगे ये लिखा क्या है। ये वेवलेंथ है या नीचे ना लिख के उसमें लिखेंगे नेक्स्ट में। एक यहां पर देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं इसको n21, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं n21, इसे ऐसे भी बोलते हैं कई जगह बुक में n21। तो इन सब का मतलब क्या होता है वो बताता हूं। नोट करके चलना, ये वाला पॉइंट नोट कर लेना। ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेफरेंस टू 1। और n21 जो है, या इसी को मैं उल्टा लिख दूं ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n21 1/2 ऑफ n12। तो ये उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है आपके पास। देखिए लिखते कैसे हैं इसको समझिए। नेहा प्रजापति, इसको आप है ना 9116 300 नंबर पे आप कॉल करिए, उस पे आपको पता लग जाएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास कब से होगी। ठीक है, तो अभी फिजिक्स कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो काम करवा रहा हूँ बहुत सारा काम मुझे करवाना है, और आज मेनली मैं यही फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कि स्नेल्स लॉ आपके लिए क्या है। तो स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं इसी पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो स्नेल्स लॉ को तो आप मान के चलेंगे कि आपके पास स्नेल्स लॉ ऐसे चल रहा है। अब समझिए यहाँ पे, क्या ये नोट कर लिया, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको करवाने वाला हूं चाहे क्वेश्चन कितना ही मुश्किल आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर पाए, बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। हमारे पास लिखने का तरीका कैसे है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोल रहे हैं, जिसका नाम देखिए, यहां पे ट्रेंड देखेंगे क्योंकि पहली बार आप सीख रहे हैं।
एन लिखा है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहे हैं हम, कई बार यू से भी शो कर देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट डिपेंड्स की बुक क्या हमारे पास ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जो नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर, वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये एन के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन के आगे 2 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन के आगे 2 लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन के आगे 2 लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1 आपको शो कर रहा है कि कहां से लाइट आ रही है, तो कहां से आ रही है, 1 वाले से 2 पर आ रही है, 1 से 2 पर आ रही है, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है। इससे लाइट इधर आ रही है तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है। तो मैं इस वाले को फॉलो करूंगा, इस वाले ट्रेंड को। अभी मैं इसको बताता हूं कि क्या हमारे पास है। और एक चीज आप और नोट करिए कि ये जो साइन आई है, ये हमारे पास मीडियम 1 का था, लैम्डा 1 हमारे पास मीडियम 1 का था, V1 हमारे पास मीडियम 1 का था। तो एक तरीके से मीडियम 1 डिवाइड बाय मीडियम 2 का डेटा हो रहा है, मीडियम 1 का डेटा डिवाइड बाय मीडियम 2 का डेटा। मीडियम 1 में जो एंगल बनाया उसको आपने लिया, साइन निकाला उसका, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री आपने मैथ्स में पढ़ ली है क्या, ये बताइए जल्दी से। प्रियल मैडम ने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा दी है? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई तो वो हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा पता होना चाहिए, टेन थीटा पता होना चाहिए, उनकी जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए कि कितनी आपके पास होती है। अभी इसी पे फोकस करेंगे। श्रेयांशी, नेहा प्रजापति, तनिष्क, अरे बोलो भाई, ये चीज क्लियर है? आगे आए? अब मुझे सिर्फ ये बताना, अब मुझे सिर्फ ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। मान लीजिए ग्लास है, ग्लास को मैं जी से शो करूंगा, स्मॉल जी से। ये एयर है, एयर को ए से शो करेंगे। लाइट रे हमारे पास यहां से आई, यहाँ पर इस तरीके से आ गई, ये एंगल आई, ये एंगल आर। तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ग्लास का होगा। कहां से लाइट रे आ रही है, एयर से आ रही है। और ये आपके पास किसके बराबर रहेगी, ये आपके पास बराबर रहेगी साइन आई बाय साइन आर के। अच्छा, और वेलोसिटी, अगर यहाँ पे इसकी लाइट की वेलोसिटी v1 थी, अंदर आने के बाद v2 हो गई, तो आप ऐसा भी लिखेंगे कि v1 बाय v2 हो जाएगी। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रेफरेंस टू एयर, एयर के। ठीक है, एक और चीज देखिए, अगर मैंने कहा ये वाटर है, ये एयर है, अल्फा और बीटा मैंने इस तरीके से लिख दिया, वाटर के लिए डब्ल्यू लिखेंगे। तो आप बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एरो से पता लगता है। लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एरो से पता लगेगा। तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, वाटर से एयर पे जा रही है, तो आप लिखेंगे कहां पर गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का, वाटर से जा रही है तो वाटर को ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा, और ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास रहेगा साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन बीटा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर, एयर विद रेफरेंस टू वाटर, वाटर के हिसाब से, ठीक है। अब अगर कोई आपसे यहीं पे पूछे कि आप ये बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या मैं इतनी चीज समझ में आ गई है तो फिर आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई इन ग्लास स्लैब। ये हमारे पास आई है, ये आर है, ये आर है, ये आपके पास ई है। इसको मीडियम वन मान लीजिए, इसको मीडियम टू मान लीजिए। वापस से सेम मीडियम में एंट्री हो रही है, मीडियम वन पे, ये भी चीज का ध्यान रखना। वापस से सेम मीडियम वन में ही आपके पास एंट्री हो रही है। दो पॉइंट्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आपके पास ये वाला और एक पॉइंट आपके पास ये वाला। ये दो पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खुद ही एक बार सोचिए कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर यही आपको प्रूफ करना हो तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खुद बताइए कि कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं। आप सबसे पहले यहां पर अगर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पर स्नेल स्लो लगा दीजिए, एट पॉइंट ए अप्लाई करिए स्नेल स्लो। तो आप बोल सकते हैं कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, टू का वन के हिसाब से। जल्दी बताइए क्या बात समझ में आई? इस पॉइंट पे लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव किसका आएगा, टू का विद रेफरेंस टू वन आएगा। और इस पर पहुंच जाइए एट पॉइंट बी पर, तो आपके पास आएगा साइन आर डिवाइड बाय साइन ई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू और वन का। और ये आपको पता ही है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए पहले मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ, उसके बाद जो भी ये काम करेंगे। भाई ये चीज समझ में आई? और आपको पता है कि आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू का विद रेफरेंस टू वन है तो मेरे पास यही इसी का अपोजिट होगा, रेसिप्रोकल टाइप, है ना। तो आप लिख सकते हैं देयर फोर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल करना है तो साइन ई बाय साइन आर हो जाएगा, और इसको कट कर दो तो आपके पास आएगा साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो आपके पास आ जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। बस ये प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। अपने साइन कर दीजिए, हैंस प्रूफ लिख दीजिए। मैथ्स में कितने बार आप लिखते हैं इस तरीके से, हैंस प्रूफ लिख दीजिए और काम खत्म हो गया आपका। ठीक है, तनिष्क, प्रियांशी, नेहा,
समझ में आ गया ये? अरे बोलिए, क्या ये बातें क्लियर हैं? अब आपका एक होमवर्क है, एक और क्वेश्चन देता हूं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेफरेंस टू वाटर, तो निकालना है। फाइन। व्हेन ये क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से करवाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से कराऊंगा। सर व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी हमारे पास जो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइन, लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में करा है। स्नेल्स लॉ में जो हमने काम किया है, डेफिनेशन जो लिखी है स्नेल्स लॉ में, इसी चीज को यूज कर सकते हैं। अरे चल जा चचा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली बताता है कि हमारे पास स्पीड कितनी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी इस पे भी फोकस करेंगे श्रेयांशी, बट अभी मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कई सारे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, वहां से तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि स्पीड का अल्टीमेटली हमारे पास शो करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्पीड v1/v2, कितनी हमारे पास चेंज हो गई है। चलिए अब इसको बताइए कैसे निकलेगा हमारे पास। देखिए मेथड 1 है, मेथड 1 आज करेंगे, फिर मेथड 2 नेक्स्ट क्लास में हमें यही काम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही काम करेंगे। मेथड 1, आपको पहुंचना कहां से कहां है ना, इसको देखिए भाई। आपको पहुंचना कहां से कहां है, स्टार्ट कहां से कर रही है चीजें, इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए पहले। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं आप? स्टार्ट कर रहे हैं आप वाटर से। भाई स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं वाटर से। और कहां पे एंड कर रहे हैं? एंड आपके पास हो रहा है ग्लास पे। ग्लास पे जा रहे हैं ना। तो आप कैसे पहुंच सकते हैं वाटर से ग्लास पर? क्योंकि आपको तो यहाँ पे एयर के हिसाब से चीजें दी हुई है। तो देखिए कैसे पहुंचेंगे। आप कहेंगे वाटर से पहले, मतलब मैं वाटर से पहले एयर पे पहुंच जाता हूं, और फिर एयर से फिर ग्लास पर पहुंच जाता हूं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? भैया वाटर से स्टार्ट हुए, ग्लास तक जा रहे हैं, पहले वाटर से एयर पे पहुंचिए, फिर एयर से ग्लास पर पहुंच जाइए। अब देखिए इसको लिखने का तरीका, ये जो आपके पास है वाटर से एयर, तो ये यहां से आप निकाल सकते हैं। इसको आप लिखेंगे, इसका उल्टा है, इसका रिवर्स है, तो ये आपके पास रहेगा 3/4। और ये जो आपके पास है ANG, इसको आप लिख सकते हैं 3/2। आपके पास आ जाएगा 9/8। दिस इज मेथड नंबर 1। ये है मेथड 1 जिससे हम यहां पे काम कर रहे हैं। मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 2, मेथड 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेफरेंस टू 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं N2/N1। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले में मैं ये कहूं कि हमें क्या निकालना है, हमें तो कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रेफरेंस टू वाटर। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ऊपर लिख दो कि आपके पास ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और नीचे लिख दो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ग्लास और वाटर का आपके पास एयर के हिसाब से ही होता है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। और अब आप देखिए आपके पास वैल्यूज कैसे दे रखी है। तो वैल्यूज ये आपके पास आई 3/2, और ये वैल्यू 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 आपके पास आई 4/3। तो ये आपके पास कैसे है, ये आपके पास है 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। और इसको अगर चेंज कर देंगे तो आपके पास आएगा 3/2 इंटू 3/4, तो आपके पास आ जाएगा 9/8। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे वो आपको आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा दोनों ही आपको आने चाहिए। जल्दी बताइए क्या ये बात समझ में आ गई है? क्योंकि अब इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस तो कर पाएंगे। प्रियांशी द्विवेदी, तनिष्क एंड नेहा, क्या तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है? आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रहा हूं। एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको लर्न करना है। एक होमवर्क तो यही है कि आपको सॉल्व करना है DS से।
दूसरा होमवर्क ये है कि आपको लर्न करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। वैसे मैं तुम्हें लर्न करवा दूंगा अगर नहीं रहेंगी तो, क्योंकि मैं ही करवा देता हूँ। लर्न करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एंड आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमें, हमारे वो पेंडिंग है। मैंने आप ये बस स्टार्ट ही कराया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हम नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन देखेंगे कि लेंस में हमारे पास रिफ्रैक्शन कैसे होती है, पहले ग्लास लैब को खत्म करने के बाद। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।